देश के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से कोरोना से सावधान रहने की अपील की है। पूरी रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम कोरोना पर अपना संदेश दिया। अपने संदेश में पीएम मोदी ने एक बार फिर लोगों से कोरोना के प्रति सावधान रहने की अपील की। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ये समय लापरवाह होने का नहीं है, ना ही ये मानना है कि कोरोना चला गया। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि अगर सावधानी लेना बंद कर दिया तो अपने आप को, अपने परिवार को बड़े संकट में डाल रहे हैं। बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने आप को, अपने परिवार को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी लोगों को सावधान कर चुके हैं कि बदलते मौसम को देखते हुए कोरोना के प्रति और सावधानी बरतने की जरूरत है। तो राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर विपक्ष ने हमला बोला है। 1 मिनट में ये पूरी खबर। मंगलवार देर शाम पीएम मोदी ने त्योहारों को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की ताकि भारत में कोरोना का ग्राफ और न बढ़े। मगर राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन विपक्ष को पसंद नहीं आया। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी जी ने यह नहीं बताया कि सरकार क्या करने जा रही है, बस वही पुराना उपदेश दे दिया। कोरोना के इस महामारी से उन्हें बचाने के लिए या टूट चुकी अर्थव्यवस्था या उनके रोजगार या उनके जीवन यापन के लिए क्या करने जा रही है, बस वही पुराना उपदेश। पीएम मोदी के संबोधन पर सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि पीएम मोदी अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पर बात करेंगे। जो अनाज सड़ रहा है आपके गोडाउनों में, क्या वो मुफ्त बांटेंगे? लोगों को कुपोषण से बचाएंगे? तो इस तरीके के कदम हम उम्मीद कर रहे थे प्रधानमंत्री कहेंगे। बेरोजगारी बेहद बढ़ रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में बताया था कि इस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन पर तैयारी चल रही है। और बिहार कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। 1 मिनट में ये पूरी खबर आपको समझाते हैं। बिहार चुनावों में कांग्रेस के लिए टिकटों का बंटवारा मुसीबत बन गया है। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता भगत सिंह का आरोप है कि कांग्रेस खुलेआम टिकट बेच रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन कोई पांडे आया, वो सब टिकट को तहस नहस करके बेच कर रख दिया, पार्टी को बर्बाद कर दिया। पूर्व विधायक भरत सिंह का आरोप है कि उम्मीदवार जहां की टिकट मांग रहे हैं वहां का टिकट देने की बजाय पार्टी पैसे खाकर दूसरे जगहों के टिकट बांट दे रही है। कि जैसे औरंगाबाद से वैशाली में दे दिया, पटना से वैशाली में दे दिया, भागलपुर से पटना साहिब में दे दिया। वो टिकट मांग रहा है भागलपुर का, अब मिल रहा है नंद किशोर यादव। अब अपोजिशन पार्टी से पैसा ले लेता है कमजोर कैंडिडेट देने के लिए। ये सब है सदानंद, अध्यक्ष उसी तरह का है मदन झा। इससे पहले दिल्ली में भी बिहार चुनावों के टिकट बंटवारे को लेकर खूब हंगामा किया गया था। बिहार चुनावों में मंगलवार को एक सभा के दौरान नेता प्रतिपक्ष पर एक युवक ने चप्पल फेंक दी। ये पूरी खबर 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर एक चुनावी सभा के दौरान चप्पल फेंकी गई। दरअसल तेजस्वी बभंडी में कांग्रेस प्रत्याशी राजेश राम के समर्थन में वोट मांगने गए थे, मगर इसी दौरान किसी ने मंच के नीचे से उनकी ओर चप्पल फेंकी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। और चप्पल सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार उनकी तरफ फेंकी गई। पहली दफा तो वो बच गए, मगर दूसरी चप्पल उनके हाथों पर जा लगी। चप्पल फेंकने वाला युवक दरअसल विकलांग है और चप्पल फेंकने के बाद उसने कहा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। हालांकि आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उस शख्स को मंच के सामने से चलता कर दिया। वैसे तेजस्वी ने भी इस चप्पल प्रकरण को कुछ खास महत्व नहीं दिया और सभा को संबोधित करके वहां से चले गए। बंगाल में ममता सरकार के एक मंत्री अब आतंकियों की गिरफ्तारी को षड्यंत्र बता रहे हैं। ये पूरी खबर 1 मिनट में।
बीते कुछ दिनों में कोलकाता से एनआईए ने कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया। मंगलवार को भी एनआईए ने मुर्शिदाबाद से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसका संबंध अलकायदा से बताया जा रहा है। इन गिरफ्तारियों पर ममता सरकार के राज्य मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि ये गिरफ्तारियां एक षड्यंत्र के तहत की जा रही हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार एनआईए का इस्तेमाल राज्य में शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए कर रही है। सिद्दीकुल्ला चौधरी इस मौके पर सीएए को लागू करने के सवाल पर कहा कि अगर वो सीएए नहीं हटाएंगे तो हम 10 से 20 लाख लोगों को इकट्ठा करके इसका विरोध करेंगे। और हिजबुल ने कश्मीर से पंजाब तक फैलाया था ड्रग्स टेरर का जाल। 60 सेकंड में खबर समझिए। एनआईए ने आतंकी फंडिंग के नार्को टेरर केस में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। 14,000 पन्नों की चार्जशीट मोहाली के स्पेशल कोर्ट में दाखिल की गई। चार्जशीट से ड्रग कार्टेल और आतंकवाद के बीच का कनेक्शन खुलकर सामने आ गया है। दरअसल इसी साल अप्रैल में अमृतसर से पुलवामा के हिलाल अहमद को गिरफ्तार किया गया था। हिलाल की गिरफ्तारी और उसके पास से बरामद 29 लाख रुपयों से पता चला कि पाकिस्तान में बैठे हिजबुल कमांडर नशीले पदार्थों की तस्करी से जमा पैसों को एक मॉड्यूल की मदद से कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को भेज रहे हैं। जिन 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है, उनमें से 7 गिरफ्तार हो चुके हैं और 1 मारा जा चुका है। एनआईए ने मई महीने में मामले की जाँच शुरू की थी। एनआईए की जाँच से ये भी पता चला कि हिलाल हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा था और घाटी के आतंकी रियाज नायकू का करीबी था। रियाज नायकू के आतंक का इसी साल सुरक्षा बलों ने अंत कर दिया था। चार्जशीट के मुताबिक पाकिस्तान से रॉक सॉल्ट ग्रेनुअल आयात करने की आड़ में भारत पाकिस्तान सीमा पर अटारी के माध्यम से हेरोइन की तस्करी की जा रही थी। टीआरपी घोटाला मामले में मंगलवार को सीबीआई की टीम ने यूपी सरकार की सिफारिश पर एक एफआईआर दर्ज की है। टीआरपी स्कैम मामले में यूपी सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में मुंबई पुलिस पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। हालांकि यूपी सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बाराबंकी के कमल शर्मा की शिकायत पर सीबीआई ने लखनऊ के हजरतगंज में ये एफआईआर दर्ज की है। रिपोर्ट में धोखाधड़ी आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत अनजान लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उधर महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट आज मामले की सुनवाई करेगा, जिसमें रिपब्लिक चैनल के अर्नब गोस्वामी पर यह आरोप है कि उन्होंने मुंबई पुलिस की छवि को खराब करने की कोशिश की है। रिपब्लिक चैनल पर यह मामला महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व एसीपी इकबाल शेख ने दर्ज कराया है। इस मामले में अर्नब गोस्वामी पर आरोप है कि वो टीआरपी घोटाले की जांच को कमजोर करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि इस घोटाले में उनके चैनल का नाम भी शामिल है। एडिशनल सेशंस जज मराठे इस मामले की सुनवाई आज सुबह करीब 11 बजे करेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। देखिए 1 मिनट में ये पूरी रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी गईं, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गांधी परिवार पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने ये मांग की कि किसानों की जमीन उनको वापस कर दी जाए। अमेठी के किसानों के माध्यम से गांधी खानदान के सामने एक ही आग्रह कर रही, किसान की जमीन जो स्वयं गांधी खानदान ने लूटी, उस जमीन को अमेठी के किसानों को लौटाई जाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने अमेठी की जनता को सम्राट साइकिल का सपना दिखाकर उनकी जमीनें लूट ली। अमेठी इस बात का गवाह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सम्राट साइकिल का सपना दिखाकर किसानों की जमीन लूटी गई। वहीं कमलनाथ की टिप्पणी के मामले पर स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के पुरुष कार्यकर्ताओं का व्यवहार और संस्कार राष्ट्र के सामने प्रस्तुत हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री उषा रानी ने राज्य सरकार से मदरसों को बंद करने की अपील की है। पूरी खबर 1 मिनट। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री उषा रानी ने मदरसों को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया है। दरअसल एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि सरकारी खर्च पर चलने वाले मदरसों को बंद किया जाए, क्योंकि इन मदरसों में कट्टरवादी और आतंकवादी पैदा होते हैं। अपनी बात रखने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के आतंकवाद का हवाला दिया। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं
तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड अपने आप में ही एक मजबूत संस्था है, इसलिए शासकीय मदद बंद की जानी चाहिए। शासकीय सहायता बंद होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में खुद बहुत सक्षम समर्थ संस्था है। यदि कोई निजी तौर पर अपने धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसको छूट देता है। आपको बता दें कि हाल ही में असम सरकार ने शासकीय खर्च से चलने वाले मदरसों को बंद करने का ऐलान किया था। सरकार ने कहा था कि धार्मिक शिक्षा के लिए सरकारी मदद क्यों दी जाए। और देश में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। 1 मिनट में कोरोना से जुड़ी हुई ये पूरी अपडेट खबर देखिए। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 46,790 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए और 587 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। देश में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी नए मामलों से ज्यादा आ रही है। बीते दिन 69,720 मरीज ठीक हो गए। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 75,97,000 तक पहुंच गई है। इनमें से 1,15,197 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी मामलों की संख्या 67,33,000 तक पहुंच गई है और एक्टिव केसों की संख्या घटकर 7,48,000 पर आ गई है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट आ रही है। मृत्यु दर घटकर 1.52% हो गई। दूसरी तरफ भारत में कोरोना के एक्टिव केस भी अब सिर्फ 10% के करीब ही रह गए हैं। आने वाले त्योहारों को देखते हुए पीएम मोदी ने भी मंगलवार को लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने इसके लिए कई बड़े देशों का उदाहरण दिया जहां दोबारा लॉकडाउन करने की स्थिति पैदा हो गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.